Good evening, everyone, and welcome to the orientation session for SBR for September 2024 एग्जाम। एजेंडा है एसबीआर के बारे में जानना। हम एसबीआर के चैलेंजेस को कैसे मीट करेंगे, चैलेंजेस आएंगे क्या, सिलेबस में क्या क्या चेंज हुआ है और इस पेपर से बिल्कुल घबराना नहीं है, उस बारे में भी बात होगी। सबसे पहले शुरुआत ये करती हूँ, द एडवाइस विच आई यूजुअली गिव कि पी लेवल पेपर्स में आप जब भी स्टार्ट करें एसबीआर से करें। क्यों? प्रोफेशनल लेवल पेपर्स में अब सेक्शन ए और बी तो आएगा नहीं, जहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और आपके आंसर्स पे वर्किंग्स देखे बिना या तो 0 मिलेगा या 2 मिलेगा। वो तो फंडा अब पी लेवल में होगा नहीं। पी लेवल होगा पूरा का पूरा सब्जेक्टिव, where you will be writing answers, where you will be analyzing the parts, where you will be advising the company, or you will be commenting on the requirements of the question. अब ऐसे केस में आपको प्रोफेशनली लिखने के अलग से मार्क्स मिलते हैं, यानी स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल में प्रोफेशनल स्किल्स के नाम से कुछ आपको मार्क्स मिलते हैं। ये प्रोफेशनल स्किल मार्क्स होते हैं, आप कैसा कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या आप प्रॉपरली एनालाइज कर पा रहे हैं। 5 सेट ऑफ स्किल्स होती है, उनके बेसिस पे ये प्रोफेशनल स्किल जजमेंट होती है, जिसमें एनालिसिस, इवैल्यूएशन, कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड कमर्शियल अक्यूमेन, ये टेस्ट किया जाता है। बाकी सारे पेपर्स में प्रोफेशनल स्किल्स होती है 20 मार्क्स की। एंड द बेस्ट पार्ट विद एसबीआर इज इसमें प्रोफेशनल स्किल्स होती हैं सिर्फ 4 मार्क्स की। अब क्या हुआ, जब सबसे पहले 2018 में जब एसबीएल में ये चेंज आया, एसबीएल के पेपर में सबसे पहले प्रोफेशनल स्किल्स इंट्रोड्यूस की गई थी, तब ये बात चलने लगी कि बच्चे को सबसे पहले पी लेवल में एसबीएल देना चाहिए। तो हम लोगों ने भी एज ट्रेनर्स जब देखा कि हाँ यार, ये तो ऐसा लग रहा है कि प्रोफेशनल स्किल्स लर्निंग बेटर हो सकती है जब बच्चे एसबीएल करेंगे। बट ऐसा होता है ना कि हर कंट्री के साथ एक अलग चैलेंज होता है। वो चैलेंज आने लगा इंडियन स्टूडेंट के साथ, जहां पे एसबीएल में उनकी पास परसेंटेज गड़बड़ होने लगी, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स यूजुअली ज्यादा कैलकुलेटिव माइंड से बैठते हैं। किसी भी सीए डिग्री में या फिर बीकॉम में देख लो, तो उनके कैलकुलेटिव पेपर्स पे ग्रिप ज्यादा अच्छी होती है एज कंपेयर टू द पेपर्स वेयर दे हैव टू डिस्क्राइब द थिंग्स, एंड इट बैकफायर्ड। द एडवाइस लिटरली बैकफायर्ड। तो क्योंकि ये मॉक चेक करने का शौक सिंस द इंसेप्शन ऑफ वैल्यू एजुकेशन मेरे पास था, तो मैंने ये चीज एनालाइज करनी चालू करी कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या आ रही है। सो जो प्रॉब्लम आई वो प्रॉब्लम थी इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड एक्सप्लेनिंग। ये स्पेशली नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट में काफी दिक्कत वाला काम साबित होने लग गया। एंड आई कुड सी दैट आल्सो। किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पकड़ में नहीं आएगी, तो वो आंसर लिखेगा कैसे? आई मीन दिस बेस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, तो इम्प्लीमेंटेशन तो बाद की बात है। यानी अब ये जो प्रॉब्लम आई, इस प्रॉब्लम का फिर सोल्यूशन मेरे दिमाग में तो एक ही आया, एटलीस्ट पहले पी लेवल पेपर में बच्चों को इंग्लिश में ना उलझाया जाए। वो प्रैक्टिकल के गुरु होते हैं, तो प्रैक्टिकल को ही इंग्लिश में लिखना सीखें, और प्रोफेशनल मार्क्स 4 ही हो तो वो थोड़ा सा पेपर को बेटर मैनेज कर पाएंगे। और इसका रिजल्ट ये निकला कि एसबीआर का रिजल्ट इंडिया का ग्लोबल पास परसेंटेज से धड़ाक से ऊपर आने लगा। ये मेरे सलाह की वजह से नहीं था, लेकिन ये मेरे जैसे और भी ट्यूटर्स को रियलाइज होने लगा कि हमारे बच्चों को एसबीएल में पहले दिक्कत आ रही है। और क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया को बिलोंग करते हैं, तो नॉर्थ इंडियंस में ये प्रॉब्लम तो और भी ज्यादा आती है। केरला वाले तो फिर भी इंग्लिश में स्टिल दे एक्सप्रेस इन इंग्लिश, सो उनको ना इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत आती है ना इंग्लिश राइटिंग में आती है। हम लोगों को ज्यादा आती है, इसलिए एसबीआर सबसे पहले स्टार्ट करने की मैं सलाह देती हूँ। इसमें प्रोफेशनल मार्क्स 4 ही होंगे, यानी अगर क्वेश्चन ने बोला है कि एक रिपोर्ट लिखनी है तो रिपोर्ट का फॉर्मेट होना चाहिए। अगर क्वेश्चन ने बोला है कि आपको एडवाइस करना है कंपनी को, तो आपकी एडवाइस जरूर होनी चाहिए। छोटी छोटी चीजों पे प्रोफेशनल मार्क्स होंगे, लेकिन 96 मार्क्स का पेपर अपने हाथ में होगा, यानी अपनी टेक्निकल नॉलेज के बेसिस पे होगा। अब एसबीआई को थोड़ा सा तुम समझना पहले, ये पेपर कैसा है। ये पेपर कैलकुलेटिव बिल्कुल नहीं है।
अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एक सिंगल एंटिटी का बैलेंस शीट बनाने वाला हूँ या फिर मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला एसबीआर में। ट्रीटमेंट, अगर आप इस कंपनी के कंसल्टेंट होंगे तो क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे? यानी ये जो पढ़ाते टाइम मैं बोलती हूँ ना, ये आपको लिख के एक्सप्लेन करना है, एक तरह से एग्जामिनर को पढ़ाना है। तो इसका मैं सिंपल रूल तुम लोगों को आज ही लर्न करा देती हूँ। एक, आपको इस लेवल पे आईएफआरएस और स्टैंडर्ड्स के नंबर और नाम याद होने चाहिए। आप बहुत सारे लोगों से बोलते हुए सुनोगे, नहीं जरूरत नहीं है। मैं बोलूंगी जरूरत है, क्योंकि इसके बाद में इमीडिएटली यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। एटलीस्ट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को यार स्टैंडर्ड्स के नाम तो पता होने चाहिए। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप बार बार उन स्टैंडर्ड्स को यूज करोगे तो अपने आप उनको काम में लेना सीख जाओगे। आईएफआरएस 15 रेवेन्यू का है, आईएस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का है, लीजेस का है आईएफआरएस 16। ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको याद होने चाहिए और इनके नाम याद होने चाहिए। तो सबसे पहला काम एसबीआर में ये करना है, ये आपके टिप्स पे होने चाहिए। फिर दूसरी चीज, आपको नोट्स मिलेंगे। उन नोट्स से आपको कैसे यूटिलाइजेशन करना है। अगर क्वेश्चन ने ट्रीटमेंट मांगा है, हम पूरा स्टैंडर्ड नहीं लिख देंगे, हम उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वो रेलेवेंट पोर्शन लिखेंगे जिसके बेसिस पे ट्रीटमेंट निकल के आ रहा है। अगर मैं ये बोलूं कि मेरी टीचिंग सर्विसेज है, मैं रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करूं? तो मेरी सर्विसेज ये एट अ पॉइंट इन टाइम है या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है, यहां से रिलेटेड मुझे डिस्कशन करना होगा। यानी मुझे इस पर डिस्कशन नहीं करना कि फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, वेरिएबल कंसिडरेशन है, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, देयर इज अ कमर्शियल सब्सटेंस। वो यहाँ रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट क्या है? इट इज सेटिस्फैक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एट अ पॉइंट इन टाइम और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो उसकी कंडीशंस को कंपेयर करके पहले तो ये बताना है कि भैया ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है। यानी मैम हमारे 15,000 की फीस को अक्रॉस 3 मंथ्स बुक करेंगी या 2.5 मंथ्स बुक करेंगी, जैसे जैसे सर्विसेज पूरी हो जाएंगी। बिकॉज देर इज अ लॉट विच आई हैव टू स्टिल डिलीवर टू यू ऑल। जबकि अगर आप बिग बाजार जाओ और सामान खरीद के ले आओ, कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है। बिल का पेमेंट हुआ, सामान आपने लिया, इमीडिएटली बिग बाजार उसका रेवेन्यू बुक कर लेगा। इट इज एट अ पॉइंट इन टाइम। व्हाई? क्योंकि एट अ पॉइंट इन टाइम की कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस आप लिख दोगे और ये बोलोगे बिकॉज ऑफ दीज कंडीशंस गेटिंग सेटिस्फाइड इन दिस केस, दिस इज revenue which should be booked at a point in time, performance obligation satisfied at a point in time। क्वेश्चन इस तरह से आएगा। यानी ये कैलकुलेटिव पेपर होने के साथ साथ ज्यादा डिस्क्रिप्टिव पेपर है। यू हैव टू डिस्क्राइब व्हाट यू आर डूइंग। तो यहां पे परफॉर्मेंस अच्छी तब आएगी जब जो मैं बोल रही हूं वही आप लिखेंगे। इसी की प्रैक्टिस करनी है इस पेपर में। यहाँ ये नहीं आएगा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। यहाँ वो ये पूछेगा कि भाई ये मार्केट वैल्यू गिर कैसे गई। तो आपके दिमाग में अपने आप ये आना चाहिए कि भाई इंपेयरमेंट है इसलिए गिर गई, क्योंकि इंपेयरमेंट इन इन सिचुएशंस में आ जाता है और इस क्वेश्चन में वही सिचुएशंस बन रही है। इसलिए एसबीआर को सबसे पहले तो ये चीज देख के देखना कि आपको स्टैंडर्ड्स लर्न होने चाहिए। नोट्स में से आपको दिमाग में ये चीज फट से क्लिक होनी चाहिए कि ये केस स्टैंडर्ड के किस पार्ट के बारे में बात कर रहा है, मुझे वो वाला पार्ट याद करके यहाँ पे लगाना है। तो पहले तो मुझे वो स्टैंडर्ड लिखना है, फिर इस केस से लिंक करना है कि भाई इस केस को इस लाइन में मैं ऐसे फिट करता हूँ, और फिर कंक्लूड करना है। तो अभी की क्लास में इस चीज को लर्न कर लो। पूरी एसबीआर में क्या होगा, पहले आप स्टैंडर्ड आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा लगेगा, फिर उसका कौन सा पार्ट लगेगा आप वो लिखेंगे, फिर आप उसको केस से लिंक करेंगे और फिर कंक्लूड करेंगे। ये 4 स्टेप प्रोसेस में 80% आंसर्स निकल जाएंगे। 1,
identify the standard. 2, identify the relevant part of the standard which applies to that question. 3, apply the case to that part. And 4, conclude your answer. पढ़ाते भी ऐसे ही है ना भाई, ये स्टैंडर्ड का नंबर है, देखो ये बोलता है, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर लास्ट में क्या समझ में आया भाई, दिस इज हाउ यू नीड टू कैलकुलेट एंड गिव योर आंसर। तो पेपर बड़ा मजेदार है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। प्रोफेशनल मार्क्स में मार्क डिडक्शन होगा नहीं, यानी कि अगर कंटेंट ऊपर नीचे हुआ तो मैं नंबर काटूंगी, एग्जामिनर ज्यादा नंबर नहीं काटेगा। मैं इसलिए काटूंगी कि प्रोफेशनल मार्क्स हो चाहे ना हो, आपको प्रोफेशनली लिखना आना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि ऊपर तो हम बात कर रहे हैं ईस्ट की और नीचे हम बात कर रहे हैं चॉकलेट की। थोड़ा सा सीक्वेंशियली बातें होनी चाहिए, ईस्ट के बारे में बात हो रही है तो नीचे वेस्ट के बारे में बात हो, फिर वापस से ईस्ट में ना घुस जाए हम। ईस्ट की बात हो गई, बात खत्म, फिर वेस्ट, यानी बात भी लॉजिकली होनी चाहिए। लॉजिकल सीक्वेंस में आप एक बार जब एक बात खत्म करोगे तभी दूसरी बात चालू करोगे। तो ये कुछ इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में आपको एफआर से एडवांसमेंट 40%, 35-40% ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी लीजेस आएगा, यहाँ पे भी टैक्सेशन आएगा, यहाँ पे भी डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करोगे, हालांकि बहुत ज्यादा डेप्थ में कैलकुलेशन नहीं आएगी। इम्पेयरमेंट आएगा, कैश जनरेटिंग यूनिट आएगी, बस डिफरेंस क्या होगा, उसको प्रेजेंट कैसे करना है। तो एसबीआर में कंटेंट विल नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम, हाउ टू राइट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो इसके लिए 2-3 चीजें मैं आपको पहले बताती हूँ। सबसे पहले एक बार आपको सिलेबस दिखा देती हूँ ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ जी सिलेबस ठीक ठाक है, हम मैनेज कर लेंगे। अब सिलेबस को दिखाने के लिए पहले आपको मैं दिखाती हूँ बुक, क्योंकि बुक्स थोड़ी सी स्कैर्सिटी में चल रही है फिलहाल, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और खास करके हार्ड कॉपी तो बिल्कुल ही नहीं मिल रही है। तो दैट प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन, पर ठीक है, जो है सो है, कुछ नहीं कर सकते उसका। अगर अपने दोस्तों से जिन्होंने अभी एसबीआर दिया है उनसे अगर हार्ड कॉपी मिल जाती है तो ले लो। ये जो 2024 की बुक है, सिलेबस में चेंज हुआ कि नहीं हुआ वो बाद में दिखाऊंगी, पहले इसके कंटेंट्स दिखा देती हूँ। ये देखिए सिलेबस लंबा है ना, आपको करने होंगे 23 चैप्टर्स। मैं यूके गैप्स नहीं कराती हूँ, अगर आपको यूके में भी काम करना है तो भी इंटरनेशनल वर्जन लेके आप वहां काम कर सकते हो। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको यूके गैप्स करना जरूरी है एसबीआर में तभी यूके में काम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो 23 चैप्टर्स तक ही हमें करना है। अब जो इनके आप टॉपिक्स देखोगे मोर और लेस आपको याद आ जाएंगे कि अरे ये तो मैंने एफआर में देखे थे। यहाँ पे थोड़ा सा इसका एडवांसमेंट होगा, फ्रेमवर्क और एथिक्स ये थोड़ा सा नया है, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग थोड़ा सा नया है, बट जनरली तुम्हें समझ में आ जाएगा। देन रेवेन्यू ओल्ड, नॉन करंट एसेट्स ओल्ड, एग्रीकल्चर इन्वेंट्री पढ़ा है आपने, फॉरेन करेंसी पढ़ा है, लीजेस ये भी पढ़ा है। चैप्टर नंबर 9 और 10 ये नए, पर इजी, डोंट वरी, ये इजी से है। इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड आपने पढ़े हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि आईएफआरएस 9 ये भी पढ़ा है, टैक्स ये भी पढ़ा है। अब नए ये 3 हैं, 4 हैं, और ये चारों भी चारों बहुत सिंपल है। आप रिलेटेड पार्टी कह सकते हो जो दिमाग में से धुआं निकाल सकता है, पर रिलेटेड पार्टी 5 या 7 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है, क्योंकि इसमें वो उलझ जाते हैं बहुत ज्यादा कि हमारी कंपनी से रिलेटेड कोई कंपनी, उसका डायरेक्टर, उसकी बीवी और कई चीजें। वो जो क्विज़ेस होते हैं ना, मेरे पापा की बहन की लड़की के मामा की फूफा, समथिंग लाइक दैट। तो ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बट इससे डरने वाली बात नहीं है। इसमें से 7-8 मार्क्स से ज्यादा का पेपर आता नहीं है और बनता भी नहीं है, बिकॉज बच्चे यही नहीं कैलकुलेट करते रहेंगे, और भी बहुत चीजें हैं करने की। नाउ दिस इज योर ग्रुप अकाउंटिंग। ये आपका एफआर में भी चैप्टर 22, वहां पे भी ऐसा ही था, रेशियोज कैलकुलेट करते थे, यहाँ पे भी वही होगा। एंड देन लास्ट इज चेंजेस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बेसिकली नए डेवलपमेंट्स। आज के टाइम में सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। इस चैप्टर को मैं कराऊंगी आप लोगों को लाइव,
चेंजेस और सिलेबस में जो एडिशन आया है उसको कराऊंगी लाइव। इसके लिए आप लोगों से मैं टच में रहूंगी कि भाई किस दिन अवेलेबल हो आप लोग, फिर इसको करेंगे। ठीक है। अब ये बुक पुरानी है, यानी 2024 तक वाली है, जून 24 तक वाली। क्या हम ये बुक यूज कर सकते हैं? चलो तुम्हें सामने दिखा देती हूँ। एसीसी की वेबसाइट पे आते हैं और एसबीआर पे पहुंचते हैं। एसबीआर के सिलेबस पे आते हैं कि जो जो भी चेंजेस हैं क्या वो इतने क्रिटिकल चेंजेस हैं कि हमें नई बुक चाहिएगी। तो सबसे पहले इंटरनेशनल वर्जन कर रहे हैं हम। आ जाओ इसके सिलेबस पे, सीधा समरी ऑफ चेंजेस पे आती हूँ। समरी ऑफ चेंजेस। ओ ये तो बहुत सारे हैं। ओ हो, ये बहुत सारे नहीं है, एक दो ही है, बाकी छोटे मोटे चेंजेस हैं। कैसे छोटे मोटे? फंडामेंटल एथिकल एंड प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स में रेफरेंस डाली गई है सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स पे। यहां पे एक चीज आई है, सिर्फ रेफरेंस आई है अकाउंटिंग फॉर सब लीजेस पे, यानी लीज एसेट को कोई अगर लीज पे दे दे तो। छोटा सा टॉपिक है, कुछ ज्यादा नहीं। देन कंसोलिडेशन into one learning objective and included within other reporting issues, यानी एक जगह से हटा के दूसरी जगह डाला है और कुछ नहीं। amended the LOS learning objective, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि एग्जैक्टली exactly आपको इस टॉपिक से क्या सीखना है, वो चेंज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पे सिर्फ वर्डिंग्स क्लैरिफाई की गई है, इसमें भी वर्डिंग क्लैरिफाई की गई है। ये सेक्शन अमेंड किया गया है स्कोप बताने के लिए। स्कोप किस चीज का? भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करोगे तो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी करो, क्योंकि अब स्टेक होल्डर्स सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। बिजनेस सस्टेनेबल होना चाहिए, नॉन फाइनेंशियल नंबर्स भी सपोर्टिव होना चाहिए, उसके ऊपर बात की गई। देन अगेन यहाँ पे भी नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करना, यहाँ पे भी नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करना। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा वापस से लर्निंग ऑब्जेक्टिव का इधर उधर किया है, नॉट अ बिग चेंज। फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, वाइडेंड द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अगेन देयर इज नथिंग यू नीड टू डू, बस हाँ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्लब करनी है, वो मैं कराऊंगी तुम एडिशन। देन डिस्कशन ऑफ इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, थोड़ा सा और वर्ड्स क्लियर कर दिए। डिस्कशन ऑफ इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव और डिटेल कर दिया गया है, क्योंकि एक नया आईएफआरएस सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर और रिक्वायरमेंट्स पे आया है, उसको सपोर्ट करने के लिए। मोटा मोटा पूरे सिलेबस में जो चेंज आया है वो इस सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड के ऊपर आया है, जिसको मैं कह रही हूँ कि ये मैं लाइव करा दूंगी। तो इवन इफ आपको मार्केट में बुक्स नहीं मिल रही है, अगर 24 वाली बुक भी मिलती है तो भी चलेगी। अपसाइड डाउन किसी चीज में चेंज नहीं हुआ है एक्सेप्ट फॉर द करंट इश्यूज वेयर वी हैव टू डू सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इन डिटेल, वो हमारे लिए टास्क है बस, उसके अलावा और कुछ नहीं। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को आप कहां से करोगे? तुम्हारे पास स्टडी हब है, उसके अलावा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पे जो टेक्निकल आर्टिकल है वो भी मैं करा दूंगी। सो एवरीथिंग विल बी कवर्ड, इसलिए बुक की जरूरत नहीं है। अगर अपने दोस्तों से हार्ड कॉपी मिलती है बिल्कुल लो और आगे बढ़ जाओ। एम आई क्लियर ऑन दिस सिलेबस पार्ट? बताओ। यस मैम। ओके, ठीक है। तो ये तो हुआ जी आपका कि सिलेबस क्या है, पुरानी बुक से भी काम चल जाएगा। अब हम चलेंगे कैसे? चलने के लिए आपको आना पड़ेगा हमारे कैलेंडर पे। नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स दिस क्वार्टर, और ये जो लॉट ऑफ थिंग्स है ये फ्रूटफुल तभी बनेंगी जब आप लोग थोड़ा सा एक्सेप्टेंस दिखाएंगे। कैसा एक्सेप्टेंस बताती हूं मैं। राहुल एग्जाम बुकिंग आप कर सकते हो जल्द से जल्द, सेंटर फुल हो जाएंगे वरना। एक काम करना, जुलाई 7-8 के आसपास कर देना, ठीक है। चलो अब आती हूँ बहुत सारे नए सिस्टम पे। पहला नया सिस्टम, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, क्योंकि मैंने बोला कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ना
इंग्लिश को लिखना, ये अपने आप में चैलेंज होता है पी लेवल के बच्चों के लिए। उसके लिए वी आर लॉन्चिंग एन इंग्लिश कोर्स फॉर ऑल आवर स्टूडेंट्स, बट जिनको जरूरत है सिर्फ उन्हीं को। सो इट्स अ 15 आवर स्पेसिफिक कोर्स जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंड करना, यानी कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है उस पर तैयार किया जाएगा, प्लस जो इंग्लिश में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है जिसकी वजह से आंसर ही बदल जाता है, उस पे करेक्शन। अब इस कोर्स की कोई फीस नहीं है, लेकिन एक फीस है। ये दो बातें कैसी, ये ऐसे है, कोई मॉनेटरी फीस नहीं है, लेकिन एक नॉन मॉनेटरी फीस है। ये फीस है कि 15 सेशंस में से आप सिर्फ 3 ही छुट्टियां ले सकते हैं। अगर आपने उससे ज्यादा छुट्टी ली और इन सेशंस को मिस किया तो आगे किसी सेशन में नहीं बैठने दूंगी। रीजन भी 15 बच्चे चूज किए जाएंगे जिनके ऊपर काम किया जाएगा। आप किसी और की सीट खा के आप इस सेशन में अगर नहीं आए, इट्स एन इनजस्टिस फॉर दैट स्टूडेंट जिसको मैंने हटा दिया था और आपको यहाँ ले लिया था। तो यहाँ पे 15 बच्चे ही आएंगे जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है इस चीज की, इसलिए छुट्टी लेना अलाउड नहीं है। दिस इज द नॉन मॉनेटरी फीस। दी बात करती हूँ उस पर बात करती हूँ। ठीक है, सो ये मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो इंग्लिश की वीकनेस है उसको दूर करने के लिए वी आर गोइंग टू डू समथिंग, बट यू विल हैव टू बी पार्टिसिपेटिव इन दैट। उसका फायदा नहीं उठाना है कि ये फ्री है तो ठीक है ना, नहीं गए तो क्या हुआ। तो ध्यान रखना किसी और की सीट काट के आप उस बैच में बैठे हो, और अगर अपने आलस की वजह से वहां नहीं आ रहे हो, आई वोंट लेट दैट हैपन। ओके, अब आते हैं शेड्यूल की तरफ। तो अंग्रेजी तो संभाल लेंगे जी, अब आते हैं पढ़ाई को कैसे संभालेंगे। यूजुअली मैं एसबीआर में प्रॉब्लम सेशंस 4 ही रखती थी, लेकिन अब थोड़ा सा सिस्टम चेंज है, प्रॉब्लम क्लासेस बढ़ा दी गई हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे दिखेगा कि आई एम टेकिंग द सपोर्ट ऑफ समवन, because I cannot be there with all the papers giving equal importance. I need a support from someone. This someone is a faculty who is experienced, who has been teaching, and he will support you in your problem solving, plus making you do some practice live. तो प्लान ऑफ एक्शन सुनो, ये इनकी जरूरत कहां से पड़ी। ये जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि अभी तक जब मैं सारे ही सब्जेक्ट्स की प्रॉब्लम सेशंस ले रही थी, बिकॉज स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं मैम आप ही प्रॉब्लम क्लासेस लो, तो आई कुड सी कि प्रॉब्लम्स शायद ऐसी नहीं है जिनमें तुम्हें सच में मेरी जरूरत है। कोई बच्चा पूछ रहा है मेरे को इसकी लाइन समझ में नहीं आई, कोई बच्चा पूछ रहा है मैम मेरे को हिंदी करके बता दो। आई मीन ये तो कोई भी सपोर्ट कर देगा, व्हाई डू यू नीड मी फॉर दैट। अब मुझे वहां से फ्री करके एक चीज पे टाइम मिलेगा। ये टाइम क्या होगा, अपने ट्रेनर को बताना कि इस चीज में मेरे स्टूडेंट्स पक्का फंसेंगे, प्लीज इनसे लाइव एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओ, इनके रिस्पॉन्सेज नोट करो और प्लीज मुझे बताओ कि इनमें से कितने लोग इस चीज को हैंडल कर पाए। सो मुझे वो रेगुलर रिपोर्ट चाहिए। जैसे मुझे ज्यादा उम्मीद है आप लोगों में से बहुतों का IFRS 9 वीक रहेगा। IFRS 9 जिसमें डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसमें आंसर कैसे करना है, क्या इस तरह से बच्चों ने आंसर किया, दैट इज द रिक्वायरमेंट आई वुड लाइक टू सी। तो मैं सारे सेशंस में बैठ के ये चीज अगर इंश्योर कराऊंगी तो शायद बहुत कुछ जो कर सकती हूँ वो नहीं कर पाऊंगी। सो टू यूटिलाइज माई टाइम इनटू समथिंग बिगर which helps all of you, I have introduced someone for 50% of the sessions. Now don't think कि मैम आप हमारे पास 4 बार आते हैं अब 3 बार आओगे, नहीं, मैं मोर ऑफन व्हाट्सएप ग्रुप पे आऊंगी तुम्हारे पास। मोर ऑफन मेरी छोटी छोटी वीडियोस आप अपने ग्रुप पे देखोगे कि यार तुम लोग सब बच्चे इसमें गड़बड़ कर रहे हो, चलो मैंने इसका क्वेश्चन बनाया, ये करके मुझे भेज दो। दिस इज द सपोर्ट आई वांट टू एक्सटेंड, ताकि तुम लोगों का बैच जहां गड़बड़ करेगा मुझे वहां काम करने का टाइम तो मिले। वरना तो सिचुएशन ये होती है कि जिन बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आ रही है, मेरा तो फिर कोई रोल ही नहीं रहा उनकी प्रोग्रेस में। मुझे उनकी प्रोग्रेस में भी रोल एक ये प्ले करना है कि शायद वो कुछ और बेटर कर सकते हैं, कहीं तो गड़बड़ कर रहे होंगे, वो आइडेंटिफाई करना और उसको ठीक करना इज व्हाट आई वांट टू डू। और इसी में तुम लोग की एक्सेप्टेंस चाहिए कि हाँ मैम ठीक है, हम अपनी छोटी प्रॉब्लम्स किसी और से करा देंगे। मुझसे मिलना है, मुझसे बात करनी है, तो वो एक मोटिवेशन
सेशन के थ्रू रखेंगे, रादर देन टेक्निकल सेशंस पे मैं लाइन की हिंदी करवाती हूँ। इसलिए ये 6 सेशंस आए हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, 1 to 11 आपको स्टडी टेक्स्ट करनी है, उसमें जो भी दिक्कतें आएंगी वो मैं ही कराऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है दिक्कतें आएंगी नहीं, तो इसमें दिक्कतें मैं क्रिएट करूंगी। इसके जो टफर टॉपिक्स हैं उनमें लाइव आपको सामने क्वेश्चन देके आपसे सॉल्यूशंस लूंगी कि भाई दिखाओ क्या करा तुमने। यानी मुझे इन सेशंस में फर्स्ट 2 में सारे कंटेंट में आंसर कैसे लिखना है वो तुम्हें मैं सिखाऊंगी। दैट इज अंडर सेशन 1 and 2। अब मैं 2 क्वेश्चंस बनाऊंगी कि भाई ये 2 क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 4, 5, 6 से रिलेटेड। आप ये प्रैक्टिस सेशन में बच्चों को पूछो कि ये किस चीज में क्या करेंगे, एंड जस्ट सी व्हाट आर दे राइटिंग। तो मेरा ही बनाया हुआ सोल्यूशन भी उनके पास होगा और वो एडवाइस भी मेरे ट्रेन तरीके से ही करेंगे, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे कहाँ गिरेंगे। अब जैसे वो कंसोलिडेशन में वो क्या करने आएंगे, कंसोलिडेशन में कैलकुलेटर है, तो वो सिर्फ कैलकुलेशन ही कराने आएंगे। हाँ जी, फटाफट से इस क्वेश्चन में से ये कैलकुलेट करके भेज दो, जल्दी भेजो, जल्दी करो, हमारे सामने करो, नहीं आ रहा ये देखो ये नंबर्स है, करो। वो ये कराएंगे। जहां मैं 4 सेशंस के लिए सामने आ सकती थी, इनकी वजह से आप लोगों को 6 सेशंस में हमारा सपोर्ट मिल जाएगा, और मेरे फ्री होने से एक रूटीन टेस्ट और बढ़ जाएगा, और सारे रूटीन टेस्ट अब एटलीस्ट 25 to 30 मार्क्स के होंगे। जो पहले 10 to 15 मार्क्स के भी होते थे, अब वो ज्यादा मार्क्स के होंगे। सो दिस इज द चेंज कि मुझे जो 3 सेशंस फ्री मिलेंगे, उन 3 सेशंस में मैं बहुत कुछ ऐसी चीजें कर सकती हूँ, कई क्वेश्चंस क्रिएट कर सकती हूँ जो ऑटो मोड पे तुम प्रैक्टिस कर पाओगे। यानी जैसे गूगल फॉर्म होता है ना, उसमें अपना आंसर डाला और इमीडिएटली आ जाएगा कि ये कैलकुलेशन तुम्हारी ठीक थी क्या। तो बहुत सारी चीजें हैं, पर वो मुझे टाइम जिसके लिए निकालना ही पड़ेगा, सो दैट योर रिजल्ट इंप्रूव्स। इवन उस बच्चे का रिजल्ट इंप्रूव हो जाए जो 70 मार्क्स लेके आ रहा है, शायद वो 75 ला सकता है। तो इसी आइडिया से दिस सिस्टम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड विद मोर नंबर ऑफ टेस्ट्स। इसमें टेस्ट में भी आप देखोगे कि ये ब्रोकन टेस्ट भी डिटेल में होंगे, मतलब 30 मार्क्स के आसपास के टेस्ट होंगे, कि 1 to 11 में ये रहेगा। टेस्ट से पहले आपको फिर एक छोटी सी ब्रीफिंग दूंगी कि देखो इन चीजों का ध्यान रखना, आंसर ऐसे ही करना है। तो वो बार बार जब मैं बोलूंगी अपने आप तुम्हारे दिमाग में वो चीज बुक होगी। तो राइटिंग प्रैक्टिस इज द की टू पास एसबीआर। एंड मे बी तुम यहाँ तक इतने अच्छे राइटिंग प्रैक्टिस में आ जाओ कि उसके बाद पी लेवल पेपर में मेरे पास मत आना। तो दैट्स द आइडिया कि इसको ऐसे करेंगे। आपका पेपर 4 सितंबर को है, ध्यान रखना इस बार आपका पेपर थर्सडे नहीं है, इट्स ऑन वेडनेसडे दिस टाइम। तो आपके मॉक्स थोड़े से मुझे जल्दी करने पड़े, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट कोई चारा नहीं है। 4th को पेपर देने के लिए मुझे आपको लास्ट मॉक दे देना है मैक्स टू मैक्स 2 सितंबर तक। ये भी मैं बहुत लेट बोल रही हूँ, हिसाब से तो मुझे 1 सितंबर दे देना चाहिए, लेकिन 1 सितंबर के लिए मेरे को देखो 3 दिन भी नहीं मिल रहे हैं चेक करने के लिए। तो ये बहुत टाइट शेड्यूल है इस बार, बहुत टाइट। दोनों के बीच में 5 दिन का गैप नहीं मिल रहा, जबकि मैं मुझे खुद 5 दिन चाहिए चेक करने के लिए। उसी टाइम FR, PM, SBL, AFM सबके पेपर चल रहे होंगे। पर ठीक है, मैं करूंगी जैसे तैसे। ठीक है, सो द आइडिया इज कि 15 अगस्त तक आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 17 अगस्त तक सब कुछ ये कंप्लीट होना है। इस पे रेगुलर गाइडेंस की छोटी छोटी वीडियोस में डालूंगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसके हिसाब से चलना और उसको प्लीज देखते रहना। टेस्ट सारे देने हैं। इस बार मैं ये भी मॉनिटर करना चाहूंगी कि आप लोगों में से कितने लोगों ने कितने टेस्ट दिए, क्योंकि अगर मैं एक और स्टैटिस्टिक आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों को काफी ज्यादा डर लगेगा सुन के। The checking of mock tests which I am doing, ये एग्जाम से +10 मार्क्स या -10 मार्क्स के आसपास ही बच्चों को मार्क्स दिलवा रही है। If I am giving someone 50 marks, either he is landing up in the exam at 55 marks, or if failing then 45 marks. हालांकि कई पेपर्स में ऐसा भी हुआ है कि मार्जिन बहुत ज्यादा था, वो इसलिए भी होता है क्योंकि बच्चा मॉक पूरा अटेम्प्ट ही नहीं करता। मुझे मॉक पकड़ाता है वो 80 मार्क्स का और एग्जाम में करता करता है वो 100 मार्क्स का, अपने आप मार्जिन बढ़ जाएगा।
तो ईमानदारी से प्लीज पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करो, क्योंकि मैंने इसका जो डेटा देखा है दैट वाज वेरी शॉकिंग। कई स्टूडेंट्स के तो लिटरली उतने ही मार्क्स आए हैं, 2-3 प्लस माइनस करके, जितने मैंने दिए वर्सेस जितने एग्जाम में है। अब इसको देख के घबराना नहीं। कहने का मतलब ये है, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, वहां बैठने से पहले सिमिलर चीज पे सिमिलर चेकिंग करवा लो। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और कहने का मतलब ये है, प्लीज पेपर पूरा अटेम्प्ट करो। ये कंपैरिजन मैंने वहां उन बच्चों के केस में कैसे किया है जिसने 80 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था और लेट्स सपोज उसके 40 आए, मैं उसको 50 अज्यूम कर लूं कि 50% मार्क्स थे उसके, और उस बच्चे के एग्जाम में 52 मार्क्स आए। दिस इज हाउ आई एम कंपेयरिंग। सो दिस बिकम्स वेरी एसेंशियल कि मैं टेस्ट पे टेस्ट क्यों बढ़ाई जा रही हूँ, हर क्वार्टर पे टेस्ट ऐड हो जाते हैं, क्यों? दिस इज द मेन रीजन विद विच स्टूडेंट्स आर इंप्रूविंग। सी, मेरे बोलने से तुम उस चीज को रजिस्टर नहीं कर पाओगे, तुम्हारी एक्सप्लेनेटरी स्टाइल तुम्हारी खुद की रहेगी। सो आई नीड टू गिव अ फीडबैक विच इज स्पेसिफिकली फॉर यू। आई विल जस्ट गिव एन आइडिया। देखो, तुम्हें इसके बारे में लिखना है, बारे में आई विल से लिखना तो तुम्हें है। देन आई विल से कि यार ये वाला पार्ट लिखना है इसमें, उसको कैसे लिखोगे वो तो तुम ही लिखोगे, एंड इट्स देयर वेयर वी नीड टू वर्क। ठीक है, प्लान ऑफ एक्शन पूरा समझ में आया? अभी के लिए जब 6 जुलाई तक का टाइम है, आप सिर्फ और सिर्फ स्टडी टेक्स्ट कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज इससे पहले कि आप लोग मुझसे पूछो, मैं एग्जाम की ट्रैकर देती हूँ उसके लेवल पेपर्स का। आपको एसबीआर में कोई एग्जाम की ट्रैकर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्वेश्चन खुद बोलता है कि भाई इसमें से आईएफआरएस आइडेंटिफाई करो, बताओ इस ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट कैसे होगा। यानी आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टैंडर्ड लगाना है। तो मैं लिस्ट थोड़ी बना के दूंगी इस स्टैंडर्ड के ऊपर ये वाला क्वेश्चन है। यानी जो स्टेप 1 था तुम्हारा दिमाग लगाने का, वो तो मैंने करके दे दिया। एग्जाम में कैसे पता लगाओगे फिर? इन वन क्वेश्चन समटाइम्स 2 to 3 स्टैंडर्ड्स गेट अप्लाइड। बिजनेस कॉम्बिनेशन भी लग रहा होता है, एसोसिएट भी लग रहा होता है, और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स भी लग रहा होता है। 3 स्टैंडर्ड्स लग रहे होते हैं। कैसे बनाऊं उसका एग्जाम के ट्रैकर? असेट का आईएएस 16 भी लग रहा होता है, इंपेयरमेंट भी लग रहा होता है। कैसे लगाऊं? और बाद में उस पे आईएएस 40 भी लग रहा होता है। ये सब आपको पता लगाना है, इसलिए कोई ट्रैकर नहीं बन सकता एसबीआर का। इसका तरीका सिर्फ एक ही है, आप कुछ सेट ऑफ चैप्टर्स करेंगे, उसके बाद में ही एग्जामिनेट कर पाएंगे। तो इसमें अप्रोच हम क्या रखेंगे? आप पहले चैप्टर नंबर 1 to 11 करेंगे, सिर्फ स्टडी टेक्स्ट। 6 जुलाई को हम इसकी प्रॉब्लम डील करेंगे। मैं इसी दिन आपको 5 क्वेश्चंस बताऊंगी एग्जाम किट के कि ये 5 क्वेश्चन इन चैप्टर से रिलेटेड है, तुम लोग वो कर लो। ऐसे करेंगे हम। मैं नहीं बताऊंगी कि ये वाला क्वेश्चन स्टैंडर्ड का है, थोड़ा बहुत आइडिया ताकि आप लोगों को इसमें मिल जाए। फिर इन सेट ऑफ चैप्टर्स में से 2-3 क्वेश्चंस बताऊंगी, क्योंकि इसमें मिलेंगे नहीं ज्यादा, इसमें छोटे स्टैंडर्ड्स हैं। 22, 23 ये तो एनालिसिस वाला और करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है, तो इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। 2-3 क्वेश्चन सैंपल कर लेंगे, कंसोलिडेशन के मिल जाएंगे, 2-3 इसमें से दे दूंगी। तो आपको अभी फोकस क्या रखना है 6 जुलाई तक? चैप्टर नंबर 1 से 11 सिर्फ मेरे सेशंस देखने हैं और सिर्फ मेरे नोट्स लर्न करने हैं। बस स्टडी टेक्स्ट का मतलब वो है कि स्टडी टेक्स्ट का पार्ट कंप्लीट करना है, उसको सीखने का पार्ट कंप्लीट करना है, एग्जाम किट पे नहीं जाना। बस इतना काम करना है 6 जुलाई तक। एम आई क्लियर? और क्यों ऐसा करना है ये बात समझ में आई? बताओ। 15 बच्चे क्लास में बैठे हैं और एक भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। भाई Yes, मैं हूं ma'am. क्या, वो Thank you, चलेगी? ma'am. गॉट द पॉइंट? एग्जाम किट पे नहीं जाना। एग्जाम किट का हर क्वेश्चन इज अ मिक्स ऑफ सो मेनी स्टैंडर्ड्स। सो डोंट डू एग्जाम किट until you have completed some set of chapters, so that you are able to get confused कि ये लीज का है या पीपीई का है। पहले उस लेवल पे तो आ जाओ कि कंफ्यूजन का मुद्दा राइज हो। ठीक है, तो सिर्फ स्टडी टेक्स्ट करनी है। हम फर्स्ट सेशन में 6 जुलाई को मिलेंगे। 99% है, तुम्हें इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो प्रिपेयर होके चलना कि जिस दिन तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स नहीं है उस दिन मैं एक क्वेश्चन सामने तुमसे प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो मैं आपको एक दो दिन पहले बता दूंगी कि भाई ये वाले 4-5 स्टैंडर्ड तुम्हें टिप्स पे होने चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाली हूँ मैं। दिस इज हाउ वी विल डू। समझ गए? ऐसे ही वंस 6 जुलाई विल गो, ये देखो इसका जो फर्स्ट टेस्ट है वो 9 जुलाई को हो रहा है। मैंने बीच में 2 दिन की मेहरबानी क्यों दी है? ये 3 एग्जाम गेट के क्वेश्चन करने के लिए। कुछ प्रैक्टिस करोगे फिर टेस्ट दोगे। अब एक और सिस्टम जो इस बार मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, लेट मी शो यू वन सैंपल ऑफ ईमेल्स। तो मैं नाम हटा देती हूँ एक बार, देखो यहां से। यार मैं इतनी मेहनत से एसबीआर के टेस्ट मॉक्स चेक करती हूँ, बट आई जस्ट नोटिस वन थिंग। अब इसमें भी नाम दिख रहे हैं। चलो मैं तुम्हें किसका दिखाती हूँ, किसी का अच्छा पेपर दिखाती हूँ, ओएनग्री का दिखाती हूँ, देखो चिनाक्षी का दिखाती हूँ। बहुत ही बेहतरीन पेपर चिनाक्षी का। लेकिन मैंने एक चीज नोट करी, मैं इतने इतने कमेंट्स देती थी, मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चा मेरे कमेंट्स रीड ही नहीं करता। देखो, व्हाई जनरल ज्ञान, टेल व्हाट हैपेंड एंड व्हाई इट कुड हैव हैपेंड। असल में एथिकल इशू का आपको हमेशा ना एक कारण देना होता है, यहाँ पे उसने कारण नहीं दिया था। अब मैंने ये चीज लिखी, नेक्स्ट टेस्ट जो आया चिनाक्षी ने उसमें भी यही किया, यानी जो गलती थी वो सेम टू सेम रिपीट हुई। टेस्ट मत देखो रे। सेम टू सेम गलती हुई। तो मेरे को समझ में ये आया कि मैं जो इतना लंबा लंबा लिख रही हूँ ना, मेरे बच्चे तो पढ़ ही नहीं रहे उसको। तो अब से एक नया रूल निकलेगा। मैंने जो जो भी कमेंट्स करे हैं उसकी एक ब्रीफ समरी आप लोग मुझे बना के देंगे कि आपने इस टेस्ट में जो गलतियां करी उससे आपने क्या सीखा। जैसे अब चिनाक्षी अगर होती तो यहाँ क्या लिखती? फॉर 4 मार्कर क्वेश्चन आई रोट टू मच। आई गेव जनरल ज्ञान इन एथिकल इश्यूज वाला क्वेश्चन। व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, वेर यू वेंट रॉन्ग, वो आप लोग मुझे लिख के देंगे। समझ गए? नहीं लिख के दोगे तो मैं आगे बार से अगर नेक्स्ट पेपर में फिर वही गड़बड़ करी, मैं नंबर 0 दे दूंगी उसको। मतलब लिटरली यार मैं इतना इतना लिखती हूँ मॉक्स में, फिर भी पढ़ते भी नहीं बच्चे। ओके, राहुल आज आस्किंग 1 से 11 के बाद एग्जाम किट करनी है मैम। राहुल जब 1 से 11 तुम लोग करके आओगे ना, जिस सेशन में हम मिलेंगे, मैं उस दिन बताऊंगी कि ये 3 क्वेश्चंस अब तुम कर सकते हो सकता है तुम कई क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वो मुझे हो सकता है कुछ कॉम्बिनेशन बना के तुम्हें क्रिएट करके देने पड़ेंगे। तो 6 जुलाई को जब हम नेक्स्ट मिलेंगे तब बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन 6 जुलाई से पहले आपको एग्जाम की टच भी नहीं करनी है। ठीक है राहुल, एम आई क्लियर? ठीक है। अच्छा, बीच में एक और आया था, सुप्रतिम इज आस्किंग एग्जाम डेट्स यूनिफॉर्म। सुप्रतिम, ये यूनिफॉर्म है, बस टाइम जोन का जो डिफरेंस आएगा वही आएगा। ये डेट मैंने वेबसाइट पे से निकाली है, वहां देख सकते हो इस बार एफआर का पेपर 2 दिन पे फॉल कर रहा है। मैम एक क्वेश्चन था। मैम बोलो। एथिकल प्रिंसिपल्स में मुझे हमेशा गड़बड़ होती थी लास्ट टाइम भी। तो ये आपकी एथिकल बात ठीक प्रिंसिपल्स। कराओगे, आपके पास टाइम सॉरी मैम। निकाल ताकि तुम्हारी कमजोरियों पे काम कर सके। ओके मैम, मैं मैम एथिकल प्रिंसिपल्स मैंने किताब ये कौन से जगह से मुझे निकालना है वो समझ में नहीं आता। मैंने फोल्डर में डाले हुए हैं, मैंने फोल्डर में डाला हुआ है एक पीडीएफ एथिकल थ्रेड्स का। ओके मैम, ठीक है दिखाऊं? मैम। तो मैं एक बार, हाँ नहीं, यू रिमाइंडेड मी। मुझे एक बार एलएमएस भी दिखाना था सबको, मैं भूल गई, सॉरी। तो एलएमएस पे क्या क्या चीजें हैं, लॉगिन करके आप आएंगे, फिर माय कोर्सेज पे जाएंगे। मैं तो हर कोर्स की स्टूडेंट हूँ, यहाँ पहुंच जाओगे आप। ठीक है, ये ऑटो क्लिक क्यों हो गई? चलो ये देखो। सो ये ओरिएंटेशन की जगह पे आज भी ओरिएंटेशन हो रहा है, वो आ जाएगा। प्लानर जो मैंने आपको अभी दिखाया वो आ जाएगा। इधर ये जो चेंजेस है मत देखो, ये सिर्फ इस तसल्ली के लिए डाले हुए हैं कि मैंने चेंजेस डाल दिए फोल्डर में। अब इंट्रोडक्शन टू एसबीआर में पेपर पैटर्न, कितने प्रोफेशनल स्किल्स है, वो सब आ जाएगा।
बाकी सारी चीजें अब आपको ये चैप्टर वाइज दिखेंगी, ये सब। अच्छा मैंने देखो डाल रखा है क्वेश्चंस व्हिच कैन बी डन आफ्टर कंप्लीटिंग चैप्टर 11, यानी जैसे आप चैप्टर 11 कर लोगे तो कुछ एग्जाम किट के क्वेश्चंस आप कर पाओगे, वो मैंने यहाँ पे लिस्ट बना के ऑलरेडी डाल रखी है। आगे बढ़ते हैं। पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, ये क्या है, जो मैंने एग्जाम किट के क्वेश्चंस खुद यहाँ पे करे, ताकि तुम्हें पता रहे कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कैसे। यू विल फाइंड 15 क्वेश्चंस डन हियर। अब जब आप एग्जाम किट उठाएंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि भाई पहले मेरे वाले ये 2 क्वेश्चंस देखना, फिर ये वाले क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करना। तो वो मैं लिस्ट तुम्हें टाइम टाइम पे जब जब हम सेशंस में मिलेंगे तब तब तुम्हें देती रहूंगी, और तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी उसकी पीडीएफ डालती रहूंगी। नाउ व्हाट आई वाज टेलिंग वाज एथिकल थ्रेड्स कहां गई, रिवीजन है ये तो, अरे कहां गए एथिकल थ्रेड्स, कहां गए? सुप्रतिम आई डू वन थिंग, अरे ये किस हेड में डाल रखे हैं मैंने, सॉरी सॉरी, नॉट अंडर नोट्स, यू विल फाइंड दिस अंडर पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस में। ये रे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स एंड थ्रेट्स टू ऑब्जेक्टिविटी, ये डाउनलोडेबल है, आप इन पे क्लिक करो डाउनलोड कर लो, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, ये थोड़ी हेड मैंने गलत डाल रखी है, ये नोट्स में होने चाहिए थे, पर नोट्स का अलग है इसलिए। चलो, सो पास्ट एग्जाम क्वेश्चन में यू विल फाइंड दिस। परफेक्ट तो मैम। ये इसमें डायरेक्टली आपको हर चैप्टर के अंडर उसकी थ्योरी, उसके नोट्स वही मिल जाएंगे। नोट्स आपको डाउनलोड करने हैं, उनका प्रिंट आउट लेके आप उसकी एक बुकलेट बना के रखो, क्योंकि जब भी आप उनको रिवाइज करोगे ना तो यू विल नीड दैट। अच्छा, अब एक चीज पे आती हूँ, रिविजन पे। तुम आगे बढ़ते जाओगे और पीछे के चैप्टर साफ होते जाएंगे, उसका क्या करें? देखो यहाँ पे मैंने लाइव रिविजन शॉर्ट डाला हुआ है, डे 1। अब ये डे 1 में देखते ही आप जैसे ही आगे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे आपको दिख जाएगा कि मैंने डे 1 पे कौन से चैप्टर्स रिवाइज कराए थे। ये सारे चैप्टर्स यहां से रिवाइज कर लो, यानी कि आपको रिवीजन एंड मोमेंट पे नहीं करना है। जैसे ही ग्रुप ऑफ चैप्टर्स हुए, मैं इसमें काम ये और करूंगी कि रिवीजन वाली वीडियोस के आगे लिख दूंगी कि इसमें कौन से चैप्टर्स हैं। सीधा रिवीजन वीडियो खोलो, उन चैप्टर्स को ब्रश अप करो और आगे बढ़ो। तो रिवीजन को एंड के लिए नहीं रखना है, बीच बीच में कई बार देखना है, ताकि जैसे जैसे लगे कि भाई हम चैप्टर नंबर 8 पे पहुंचे तो चैप्टर 2 साफ हो गया, ये नौबत ही नहीं आए। हम हर बार जैसे लगे कि पीछे का भूल रहे हैं, रिवीजन सेशन खोलो और उसको कंप्लीट करो, ठीक है। सो रिवीजन इज नॉट टू बी डन फॉर द एंड पार्ट, उसमें नहीं करना है। और बाकी मैं बीच बीच में तुम लोगों से पूछती भी रहूंगी, तो प्लीज व्हाट्सएप पे थोड़ा सा एक्टिव रहना, जब मैं कुछ पूछूं तो डू आंसर, बिकॉज लास्ट टाइम भी आई जस्ट फेस्ड अ बैच जिसमें कोई बात ही नहीं होती थी। ओके, वैसे आपकी बार कुनाल है तो बात होगी। कुनाल अरोड़ा। हाँ जी मैम। सृष्टि, मेरे नोट्स बहुत है, वैसे भी मगअप आप कर नहीं पाओगे, स्टडी टेक्स्ट से कुछ दिमाग में नहीं आएगा आपके। माहिर, मैंने कभी भी जो बोला है ना कि किसी चैप्टर के एंड में जब मैंने बोला है कि भाई ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तो वही वाले जो मैंने क्लास में कराए थे वो खुद भी करके देख लेना, ठीक है। ओके, बिकॉज क्या होता है कि कई बच्चे ऐसा करते हैं कि भाई मैं सुन रहा हूँ मैम की, सब समझ में आ रहा है, लेकिन जब खुद करने पे आते हैं ना तो सब साफ हो जाता है। इट्स ऑलवेज बेटर कि मैंने क्लास में अगर कोई क्वेश्चन कराया है तो उन क्वेश्चंस को आप वापस हाथ से खुद प्रैक्टिस करो, ठीक है। माहिर, योर क्वेश्चन इज आंसर्ड। अच्छा, अब somebody was asking रिमोट एग्जाम या सेंटर बेस एग्जाम, बच्चे एब्सोल्युटली योर चॉइस। देखो, हर चीज के अपने प्लस माइनस होते हैं। सेंटर बेस एग्जाम में जो कीबोर्ड होगा उसका आपका हाथ अच्छे से नहीं चलेगा, लेकिन टेक्निकल ग्लिच के चांसेस बिल्कुल खत्म। होम बेस एग्जाम में आपका हाथ अच्छे से चलेगा लेकिन टेक्निकल ग्लिच आ सकता है। हर चीज के प्लस माइनस है। अगर आपके घर में पावर बैकअप का कोई इशू नहीं है, इंटरनेट का कोई इशू नहीं है, तो होम बेस एग्जाम दे दो। अगर टेक्निकल ग्लिच आया तो नेक्स्ट वीक एग्जाम बुक कर पाओगे, ठीक है। तनिषा, फर्स्ट वीडियो इज अबाउट द डिटेल ऑफ एग्जाम पैटर्न। जो इंट्रोडक्शन वीडियो है ना वो सारी उसी पे ही है, तो तुम्हें उस पे मिल जाएगा। मैं दिखा देती हूँ कौन से वाली वीडियो, एन इंट्रोडक्शन टू एसबीआर। इसमें सिलेबस को भी मैंने आराम से धीरे धीरे एक्सप्लेन किया है,
ठीक है, तुम्हें इसमें अपने वो वाले सारे जवाब मिल जाएंगे। पेपर पैटर्न क्या ओके है, बस क्या है, किसमें क्या चीज है, मैं बहुत उसमें तसल्ली से बताइए। अभी भारी वर्षा ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगी ज्यादा बता दूंगी तो। ठीक है। मैम एक हाँ। लास्ट क्वेश्चन था। हाँ मैम एक लास्ट क्वेश्चन था कि स्टडी टेक्स्ट कैसे पढ़े, या फिर एक कैसे यूज करें स्टडी टेक्स्ट को। और दूसरा क्वेश्चन ये था मैम कि मैम ये प्रैक्टिस सेशन के जो आपने बोला, जो जो क्वेश्चंस है, और उसके बाद जो एडिशनल क्वेश्चन, और जो चैप्टर 1 to 11 आपने बोला कि चैप्टर 1 to 11 के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो से फॉर इंस्टेंस हम लोग चैप्टर 1 to 11 खत्म करते हैं, उसके बाद कैन वी सी द रिविजन वीडियोस? हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी, एक मिनट, वापस सुनो, यू आर गेटिंग कंफ्यूज विद टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन। सुनो, सबसे पहले वीडियोस देखी, साथ में नोट्स रखे हुए हैं, कॉन्सेप्ट दिमाग में अच्छे से सेट हो गया। अब कई स्टूडेंट्स को नीड लगती है कि मुझे स्टडी टेक्स्ट रीड करनी चाहिए, करो। अगर लगे कि यार स्टडी टेक्स्ट रीड करके मेरा दिमाग फट रहा है, तो मत करो। इट्स नॉट मस्ट। व्हाट इज मस्ट इज यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यू नो। अगर क्वेश्चन आएगा तो कौन सा पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड लगाना है, तो वो तो तुम नोट्स में से भी देख के बता दोगे। नोट्स की लैंग्वेज मैंने बहुत लेमन लैंग्वेज नहीं कन्वर्ट करी है, ट्राई टू यूज द टेक्निकल लैंग्वेज ओनली, ताकि तुम 4 बार उनको रीड करोगे ना तो टेक्निकल लैंग्वेज ही दिमाग में बसी रहेगी। ठीक है। ओके, गॉट इट, ये बात समझ में आई सुप्रतिम? यस मैम, ये बात ठीक है। समझ में आई। तो स्टडी टेक्स्ट रीड कैसे करेगा, जवाब मैंने दे दिया। अगर आसानी से कर पा रहे हो तो करो, अदरवाइज डोंट पुश योरसेल्फ समथिंग व्हिच यू आर नॉट एबल टू ऑब्जॉर्व, एनीवेज यू वोंट बी एबल टू रिमेंबर इट। तो उस गली जाना ही नहीं। अगर स्टार्टिंग के 3-4 पेजेस में लग रहा है कि यार मेरा बीपी ऊपर हो रहा है, उसको बंद कर दो, नोट्स अच्छी तरह से करो। मैं क्या बोल रही हूँ उसको दिमाग में बैठाओ, क्योंकि वही चीज तुम्हें कन्वर्ट करके लिखनी होगी एग्जाम में, कन्वर्जन इन इंग्लिश। ठीक है। मैम समझ गया मैम, आई अंडरस्टूड मैम। और दूसरा मैम क्वेश्चन था स्टडी ये टेक्स्ट रिवीजन पढ़ना। वीडियोस। तनिषा एक सेकेंड, हाँ सुप्रतिम नेक्स्ट बोलो। सॉरी तनिषा। तो मेरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये था कि जैसे फॉर इंस्टेंस चैप्टर 1 to 11 हो गया, उसके बाद अगर मुझे ब्रश अप करना है तो मैं क्या रिवीजन वीडियोस देख कर सकता हूँ? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो। राहुल इज आस्किंग 1 to 3 के एलएमएस पे नोट्स नहीं है, क्योंकि अगर मैंने कुछ चैप्टर्स खुद स्टडी टेक्स्ट से ही पढ़ाए हैं, इसका मतलब आपको उनके लिए स्टडी टेक्स्ट ही पढ़नी पड़ेगी। स्क्रीन पे जो चल रही है आप वो पढ़ सकते हो। बिकॉज कई चैप्टर्स में क्या होता है राहुल, नोट्स उन चीजों के बनाए जा सकते हैं जिनको समराइज किया जा सके। कई चैप्टर्स ऐसे होते हैं वो हर चीज इंपॉर्टेंट लगती है उनमें, ऐसा लगता है क्या छोड़ूं और क्या कराऊं, इसलिए उन चैप्टर्स को मैंने स्टडी टेक्स्ट से कराया है। जस्ट वॉच द स्टडी टेक्स्ट, स्क्रीन पे जो चल रही है वही रीड करते रहो, उसका जो जो पोर्शन मैं समझा रही हूँ उसको समझते रहो, दैट्स इट। उन चैप्टर्स के लिए नोट्स नहीं चाहिए होंगे। जैसे मुझे जो ध्यान आ रहा है उसमें मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ होगा, तो मटेरियलिटी पे नोट्स चाहिए। क्लास 11 में पढ़ा था मटेरियलिटी। ठीक है। ओके। हाँ, आती हूँ इस पॉइंट पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर किसी बच्चे को एफआर बिना पढ़े ही एसबीआर देना है, जैसे वो एग्जामिशन वाला स्टूडेंट हो सकता है, या ये हो सकता है कि भाई एफआर सेल्फ स्टडी की थी, कॉन्सेप्ट ज्यादा जगह पे नहीं है, या फिर मैम पढ़ा तो आपसे ही था लेकिन बहुत टाइम हो गया, अब सब निकल गया दिमाग से। प्लीज डू लेट मी नो, अगर किसी चैप्टर में तुम्हें एफआर की क्लास चाहिए तो। वैसे पूरे एसबीआर के सिलेबस में मैंने स्क्रैच से ही पढ़ाना चालू किया है, बट स्टिल इफ यू फील कि नहीं मैम ने यहाँ रेफरेंस दे दिया एफआर का, मुझे एफआर पे जाना पड़ेगा, तो मुझे बताना। मैं एफआर में आपको वो वाला चैप्टर निकाल के आपके फोल्डर में डालूंगी। जैसे कंसोलिडेशन में ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कंसोलिडेशन में मैंने वापस एफआर का नहीं पढ़ाया है, दैट इज एडिशनल 10 आवर्स। मैंने इसीलिए 10 घंटे उन बच्चों को नहीं उलझाया है, क्योंकि पता नहीं ना किसी बच्चे को जरूरत है नहीं है, तो मैं जबरदस्ती उसको बिल्कुल जीरो से क्यों लेके आ रही हूँ। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं मुझे जीरो से जाना पड़ेगा, मुझे एक बार बता देना, मैं एफआर का बेसिक वाला क्लास आपके फोल्डर में डालूंगी, आप उसको देख सकते हो। ठीक है माहिर, दैट इज सॉर्टेड नाउ। ठीक है, बाकी सारे चैप्टर्स मैंने अपने आप ही जीरो से कराए हैं, आपको वो ऑलरेडी दिखेंगे कि वो जीरो से चालू हो रहे हैं। हाँ योगांश बोलो। मैम, जैसे चैप्टर 1 to 11 अगर हम 1 go में करते हैं तो हाउ विल बी प्रैक्टिसिंग दोज 11 चैप्टर्स, बिकॉज अगर हम लाइक 11 चैप्टर्स करेंगे तो पीछे का भूल जाएंगे, साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो हाउ विल इट बी मैनेज दैट? आप प्रैक्टिस कर ही नहीं पाओगे,
इसमें प्रैक्टिस कैसे होगी? मैंने जैसे लाइक सपोज एक चैप्टर पढ़ाया है शेयर बेस्ड पेमेंट्स, शेयर बेस्ड पेमेंट्स का मैंने वहां एग्जाम्पल कराए हैं स्टडी टेक्स्ट के, तो एप्लीकेशन थोड़ी बहुत आपको वहां से समझ में आ जाएगी। अब क्या होगा, आप साथ के साथ एग्जाम किट क्यों नहीं कर सकते? मैं आपको दिखा देती हूँ, आप समझ जाओगे मैं कहना क्या चाह रही हूँ। एग्जाम किट इज अ मिक्स ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। जैसे मैंने ये ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन उठाया था, अब इसमें देखो 102, IFRS 10, IFRS 11, ये सब अलग अलग चैप्टर है। दिस इज द प्रॉब्लम विद SBR। अब देखो यहाँ पे IAS 19 की बात हो रही है, FRS 102 की बात हो रही है, यहाँ पे ये जो बात कर रहा है ये फेयर रिप्रेजेंटेशन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात कर रहा है, चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहा है। मैं आपको ये नहीं बोल सकती कि चैप्टर 1 किया है, क्वेश्चन नंबर 72 का पार्ट सी कर लेना। यस मैम। कॉन्टेक्स्ट ही नहीं बैठेगा तुम्हारा। और जैसे जो स्टैंडर्ड्स तुम लोग समझते हो वो दिखा देती हूँ एक बार। अच्छा ये यूके गैप था, देखो तुम्हारे वाला दिखाती हूँ, इसमें भी सेम ही होता है वैसे तो। देखो अब ये वाले तुमने सब FR में देखे होंगे, तुम्हें समझ में आ जाएंगे। पहला पार्ट बात करता है IFRS 15 की, दूसरा पार्ट बात करता है एक इंटेंजिबल एसेट की, और ये और पूछता है कि वो इंटेंजिबल एसेट की तरह अकाउंट फॉर करें कि लीज की तरह करें। सो बेसिकली दो स्टैंडर्ड तो यही पूछ रही है उसने, इंटेंजिबल एसेट और लीज, दो अलग अलग हो गए। यहाँ पे वो किसकी बात करता है? डिस्पोजल ऑफ 45% इंटरेस्ट इन अ कंपनी, ये किससे रिलेटेड हो सकता है? कंसोलिडेशन। पेरेंट सब्सिडरी, ऐसा लग रहा है कि कुछ डिस्पोज ऑफ किया है, कोई सब्सिडरी डिस्पोज ऑफ करिए। और यहाँ पे वैल्यू मेजरमेंट। कैसे करोगे इसकी एग्जाम किट बताओ? वही मैम। नहीं हो At पाएगा। max you can do TYUs at the end of the chapter. वही कर सकते हो। और स्टडी टेक्स्ट के टीवाईयूज प्लीज मत करना, आई विल टेल यू व्हाई। स्टडी टेक्स्ट ने बिना बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली दिए हुए क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो मैंने जो क्वेश्चंस क्लास में करे हैं सिर्फ वही करना, मेहरबानी करके और क्वेश्चंस मत करना। बहुत सारे क्वेश्चंस तुम ऐसे देखोगे स्टडी टेक्स्ट के जहां पे इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, लेकिन कुछ अजम्पशन के बेसिस पे उन्होंने पूरा सॉल्यूशन कर दिया है। तुम्हारा हर बार क्वेश्चन यही आएगा, मुझे एग्जाम में किससे पता लगेगा कि इसको ऐसे लेना है? एग्जाम की इंफॉर्मेशन हमेशा बहुत कॉन्क्रीट होती है। उन्होंने जो एग्जाम्पल बनाया ना वो भी प्रॉपर केस के साथ नहीं बनाए हुए। मैंने हर प्रैक्टिकल चीज के साथ एक एग्जाम्पल कराया है, उस एग्जाम्पल को ही करना अपने हाथ से, उसके अलावा प्लीज कुछ मत उठाना। और जब हम अभी 6 जुलाई को मिलेंगे तब मैं एक क्वेश्चन पहले अपने हाथ से कराऊंगी तुम सबको, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि चलो मेरे सामने एक क्वेश्चन अब तुम लोग करो, फिर एग्जाम किट के क्वेश्चन उठाना। तो वो मेरी जिम्मेदारी है, वो कैसे होगा? तुम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 11 तक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से लर्न करके आना। मतलब मैं अगर बोलूं लीज तो तुम्हें पता होना चाहिए लीज में सेल एंड लीज बैक में क्या होता था। देन यू शुड नॉट बी एक्टिंग ब्लाइंड, यार अच्छा सेल एंड लीज बैक भी कुछ था। हाँ ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ हेलो माहिर, मैम। करेक्ट माहिर, स्टडी टेक्स्ट में तभी रेफर करनी है जब जरूरत हो और समझ में आ रही हो। अगर समझ में नहीं आ रही तो स्टडी टेक्स्ट रेफर मत करना प्लीज। हाँ जी अब बताओ किसकी प्रॉब्लम आ रही थी? तनिषा, यू वर आस्किंग समथिंग। दृष्टि। मैम यस, हेलो मैम। हम्म, मैम चैप्टर 1, 2 and 3 कैन वी डू देम इन द लास्ट, और अभी ही करना पड़ेगा कर सकते हो, बाद में कर सकते हो। बिकॉज दे आर थियोरेटिकल तो। थ्योरेटिकल है और वो रिटेन नहीं रहेंगे, आई एग्री। आप 1 2 3 छोड़ सकते हो, ठीक है। वो तीनों के तीनों जो फंडामेंटल्स पे है ना वो बार बार एक ही बात करेंगे, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन एंड मटेरियलिटी, और बात करेंगे गोइंग कंसर्न की, वो बाद में कर सकते हो। बेसिकली ओके 4 मैम। to 11 करना है, सो 4 से 11 तक, ठीक है। तनिषा, यस मैम। मैम मैं ये पूछ रही थी कि स्टडी टेक्स्ट करनी जरूरी तो नहीं है, मैंडेटरी तो नहीं है वो? देखो मैंडेटरी ये है कि कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और उसको एग्जाम में पुट करना आना चाहिए। अब तुमने स्टडी टेक्स्ट पढ़ी और ये रिक्वायरमेंट नहीं मीट कर पाए तो स्टडी टेक्स्ट ने कुछ दिया नहीं, बिगाड़ दिया।
लेकिन स्टडी टेक्स्ट पढ़ के तुम्हें लगता है कि आई एम एनरिचिंग, मैं स्टेप 9 से स्टेप 10 पे जा, ओके मैम। इट्स नॉट अ जनरल रूल। ठीक है, मन करे तो पढ़ लेना, अगर लगे कि नहीं भाई दिक्कत आ रही है मुझे, तो मैं इंप्रूव होने की बजाय पीछे जा रही है गाड़ी तो वही ब्रेक लगा देना। ओके मैम। ठीक है, क्योंकि असलियत देखो यही है कि कोई बच्चा स्टडी टेक्स्ट की लैंग्वेज को लर्न करके पेपर में नहीं लिख सकता, और मैं सलाह भी नहीं दूंगी, इट्स नॉट एडवाइज कि आप उसको मगअप कर करके लिखें। एसीसी डजंट वांट टू चेक योर मगिंग अप स्किल्स, तो वो तो हमारे मेरे बच्चे ज्यादा अच्छे से कर लेंगे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 वाले मैम हाँ दृष्टि। मैम एक चीज और पूछनी थी, जैसे हर स्टैंडर्ड के कुछ डिस्क्लोजर्स होते हैं जो हर उसमें करने होते हैं स्टेटमेंट्स में, तो वो चीज हमें याद करनी है? मतलब स्टडी टेक्स्ट में तो वो दिया हुआ है, दिया बट हुआ है, नोट्स में नहीं था। नोट्स में मैंने इसलिए नहीं दिया है क्योंकि आपको जनरली पता होने चाहिए कि डिस्क्लोजर क्या करना है, आप वैसे भी उनको लर्न नहीं कर पाओगे। चाहो तो मैं उसका एक जगह डॉक्यूमेंट बना सकती हूँ, तुम अपने आप कंपेयर कर लेना। जैसे तुम लोगों को वो आता होगा, इंटेंजिबल एसेट आता होगा, बताओ क्या क्या डिस्क्लोज करोगे, उस पे कौन सा मॉडल यूज हुआ है, उसका अमोर्टाइजेशन का बेसिस यूज करोगे, उस पे इम्पेयरमेंट है कि नहीं है वो यूज करोगे, ये सब चीजें बोलोगे ना, ये डिस्क्लोजर होता है। तो मैम ठीक वो है, एग्जाम में क्या अलग से पूछते हैं कि व्हाट विल बी द डिस्क्लोजर्स, ऐसा कुछ करके, दो या फिर? नंबर का 2 नंबर का बोल देते हैं कि व्हाट डिस्क्लोजर्स वुड बी नीडेड इन दिस रिगार्ड, इट हैज टू मैम बी अ अगर आप जनरल उसका आंसर। एक डॉक्यूमेंट दे दोगे तो ठीक रहेगा, वो मैं तो दे इजी दूंगी, हो मुझे कोई जाएगा। प्रॉब्लम नहीं है, आई विल गिव इट, बट आई समहाउ स्टॉप माई सेल्फ बिकॉज अ लॉट ऑफ रिसोर्स रीडिंग क्रिएट्स अ प्रेशर ऑन द स्टूडेंट्स। मैंने ये चीज कई बच्चों से सुनी है, जब मैं उनको पहले बोलती थी ना कि तुम टेक्निकल आर्टिकल भी रीड करो, तो बच्चे जो चीज मेन करनी होती थी उसमें भी डरने लग जाते थे। टू मच टू रीड कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, अपने दिमाग को इतना ट्रेनिंग दो। लीजेस में क्या डिस्क्लोज करोगे, मैम term किसमें? of the lease, lease में term of the lease, what is the property under the lease, what is the right of use asset, राइट ऑफ यूज असेट का अमोर्टाइजेशन कैसे कर रहे हो, यानी डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज कर रहे हो, ये डिस्क्लोज करना है। ये जनरल चीजें होती है। ठीक है, पर फिर भी मैं दे ओके। देती हूँ, लेकिन मुझे फिर भी भाई ये बता देना सब लोग कि अगर किसी को ये लगे कि नहीं मैम सिर्फ दृष्टि को अकेले दो, तो मैं उसको अकेले दे दूंगी क्योंकि मैंने कईयों से सुना है कि मैम ज्यादा चीजें आपने शेयर कर दी, अब तो ये हमारे यहाँ तक आ गई है ओके मैम। ठीक है, अपना दिमाग लगाना प्रायोरिटी पे रखो। ठीक है, जी दिमाग इतना एब्जॉर्ब कर नहीं पाएगा, इतने सारे स्टैंडर्ड्स है ऑलरेडी। बेटा एमसीक्यूज नहीं होते हैं प्रोफेशनल लेवल में, नो एमसीक्यू, नॉट एट ऑल युगांश, एवरीथिंग विल बी टू राइट। ठीक है, 30 मार्क्स, 20 मार्क्स, 25 मार्क्स, 25 मार्क्स, 4 क्वेश्चन और खेल खत्म। अच्छा, अब तुम सब बच्चे ये चीज कंफ्यूज मत होना, आप एसबीआर का इंटरनेशनल वर्जन कर रहे हैं, मैं यूके गैप्स नहीं कराती हूँ। अगर वो करने हैं तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा फिर मुझसे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो एक एडिशनल चैप्टर इज एडिशनल 15 आवर्स की स्टडी, योर चॉइस इफ यू वांट टू डू इट, पर मैं कराऊंगी नहीं, देन यू नीड टू टेक अ फीस रिफंड फ्रॉम अस हाँ, बट इतना कह सकती हूँ मैं, योर करियर विल नॉट सफर बिकॉज ऑफ यूके गैप्स। ठीक है, ओके, एनीथिंग एल्स आई नीड टू क्लैरिफाई, ऑल क्लियर, 15 बच्चों मैम को सब कुछ क्लियर। हाँ मैम सुब्रतिन बोलो। मैम आपका वीडियो मैं फिर से देखूंगा ताकि थोड़ा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कम हो जाए। पता है, मैं इसलिए डर रही थी बोलते हुए मैंने कहा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें चिल आउट करने की बजाय ज्यादा परेशान कर दूं। ठीक है, बस मैंने इतना ही बोला है कि भाई कैलेंडर है वो ऐसे जाएगा, टेस्ट हैं वो ऐसे जाएंगे, बस मैंने इतना ही बोला है, बाकी कुछ नहीं बोला मैंने। सृष्टि उसको प्रैक्टिस करेंगे लाइव सेशन में, हाँ इस बार से मैं तुम लोगों को तुम्हारे प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे ही प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है, डोंट वरी, वो इस बार मैंने बहुत चीजें सोची हैं यार, क्योंकि सोचने का टाइम मिलेगा तभी, जब मैं छोटी पेटी चीजों से निकलूंगी, तो निकल रही हूँ उससे। डोंट वरी, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे ही प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन सेशन अटेंड जरूर करना। नहीं मुझना, एसबीआर के पेपर में आई कैन टेल यू दैट वी हैव अ पास परसेंटेज ऑफ मोर देन 74%। ओ मैं अपने देखो स्टार परफॉर्मर्स को तो दिखाना ही भूल गई, मिला देती हूँ तुम्हें उनसे भी। और सबसे अच्छी बात यह है कि
इनमें से बहुत बच्चे, जितेंद्र जैसे बच्चे, कि मैम मैं तो 58 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आया हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं पास हो जाऊं, एंड ही पास्ड। एसबीआर का पेपर बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड पेपर होता है, इसलिए एसबीआर से घबराना मत। देखो इतने सारे स्टूडेंट्स पास होते हैं, और ये सब बच्चे वो होते हैं जो पहले रो रहे होते हैं कि मैम मतलब ही नहीं बनता हम पास हो जाए, मतलब ही नहीं बनता। ये देखो एसबीआर के श्रुति अग्रवाल 70 मार्क्स, फुल टाइम वर्किंग, रिधिमा 69, ये जितेंद्र 58 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आया था, अलीशा ये भी 25-30 नंबर का छोड़ गया, पेपर ही अटेम्प्ट नहीं हुआ, क्योंकि मॉक्स तो अटेम्प्ट करते ही नहीं ना बच्चे पूरा, मॉक तो अटेम्प्ट करते हैं 65 मार्क्स का, 70 मार्क्स का, तो एग्जाम में आके 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कभी भी मॉक पूरा अटेम्प्ट नहीं किया, श्रुति ने तो सेकंड मॉक ही नहीं दिया। हो जाएगा, घबराओ मत। देखो एक तनीषा से पिछली बार हुआ था, दूसरी तनीषा इस बार क्लियर करके दिखाएंगी, और इस बार मैं भी तो लगी हुई हूँ तुम लोगों के 60 को 65 बनाने में और 70 वालों के 75 बनाने में। पक्का, डन, माय प्रॉमिस, बट यू विल हैव टू सिंसियरली डू ऑल योर टेस्ट्स। ठीक है, मैम और एक क्वेश्चन था, बोलो। आप मुझे मारेंगे मैं इतना क्वेश्चन पूछ अभी नहीं, बट नेक्स्ट सेक्शन से मारूंगी। मैम बताओ। मैम ये क्वेश्चन मेरा थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन ये था कि मैं सोच रहा था कि एसबीएल और एसबीआर का पेपर दोनों साथ में दो, तो आपसे एडवाइस मांग रहा था, इज इट पॉसिबल कि दोनों साथ में दो? आप व्हाट्स योर एडवाइस ऑन दैट? पॉसिबल कुछ भी हो सकता है, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड। ओके। पॉसिबल तो है, सी, जब स्टूडेंट डिसाइड करता है ना तो कुछ भी पॉसिबल होता है, बट मैं क्यों रेकमेंड नहीं कर रही हूँ। एसबीआर मेहनत मांगता है, इट्स अ लॉन्ग सिलेबस पेपर, आपको कंसिस्टेंटली लिखना सीखना है। इतने में आप अगर एसबीएल भी ले लोगे जिसमें 20 मार्क्स प्रोफेशनल स्किल्स के हैं, ये डबल लोड क्रिएट होगा। एक बार थोड़ा सा लेट योर फ्लाइट गेट गोइंग, वंस योर एसबीआर इज क्लियर, उसके बाद में आप 2 पेपर भी ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं, बट फर्स्ट पेपर जब तक क्लियर नहीं हो तब तक नहीं। ठीक है, परफेक्ट मैम, परफेक्ट मैम, थैंक यू सो मच। चलो चलो गाइस, सो दिस ओरिएंटेशन विल बी अपलोडेड टू माय यूट्यूब चैनल। तो जिन लोगों ने एनरोल नहीं किया है वो वहां से रेफर कर सकते हैं, जिन्होंने एनरोल किया है उनको तो फोल्डर में मिल ही जाएगा। न्यू वाला कैलेंडर, हाँ एक और चीज, सॉरी, न्यू वाले कैलेंडर में मैंने इस बार 2 तरीके से कैलेंडर बनाया है। एक जिसमें आपको सारी चीजें अलग अलग दिख रही हैं, यानी कि रूटीन टेस्ट कितने हैं, मॉक टेस्ट कितने हैं, ये सब अलग अलग दिख रहा है। एक मैंने डेट वाइज भी इसको प्लान कर दिया है ऐसे, 6 जुलाई को पहला सेशन है आपका, 9 जुलाई को टेस्ट होगा किस चीज से रिलेटेड, 20 जुलाई को दूसरा सेशन होगा इन चीजों से रिलेटेड। ये पूरा का पूरा कैलेंडर आप इसको अपने खुद के जो फोन का कैलेंडर है ना उसमें सेव कर सकते हो, मतलब डेट में शेड्यूल कर सकते हो कि इवेंट क्या है, तो उससे याद रहेगा किस दिन क्या करना है। अदरवाइज इसका प्रिंट आउट लो एंड पेस्ट इट ऑन योर टेबल सो दैट यू रिमेंबर कि कब क्या डेडलाइन तक मुझे काम कंप्लीट रखना है। ये 6 जुलाई फिलहाल तुम्हारे दिमाग पे हाई होनी चाहिए कि 6 जुलाई इज द डेडलाइन टू कंप्लीट चैप्टर्स 4 to 11। ठीक है, ये वाला अभी पूरा का पूरा कैलेंडर में डाल दूंगी ग्रुप पे भी। ठीक है जी, डन, क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन, सो गए यस मैम। एवरीवन। यस मैम। ओके, चलो चलो गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज, मिलते हैं 6 जुलाई को। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। थैंक यू मैम। बाय।